औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I'm your teacher Salim Yusuf and it is my 12th lecture for the students of BSIT and BSCS. Today we shall discuss grammar and punctuation. So let us start our lecture. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पंक्चुएशन होती क्या है। पहले पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए पंक्चुएशन से मुतल्लिक ये बताने के लिए कि पंक्चुएशन क्या है। व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन द हाईवे, ट्रैफिक साइंस ऑन द साइन बोर्ड्स टेल यू व्हेन टू शो, व्हेन टू स्लो डाउन, व्हेन टू स्टॉप, वेयर टू टर्न एंड व्हेन टू मर्ज। राइटर लिखते हैं कि जब आप हाईवे पर सफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ साइन बोर्ड्स पर कुछ अलामतें, कुछ साइंस होते हैं जो आपको बताते हैं कि कहाँ पर गाड़ी को स्लो डाउन करना है, कहाँ तेज़ चलाना है, कहाँ बिल्कुल रोक देना है, एट्सेट्रा। सिमिलरली पंक्चुएशन मार्क्स हेल्प रीडर निगोशिएट योर प्रोज। इसी तरह से आपके पंक्चुएशन मार्क्स जो हम अपनी प्रोज में इस्तेमाल करते हैं, पढ़ने वाले के लिए आसानी पैदा करते हैं कि वो आपकी बात के मतलब को समझें। द प्रॉपर यूज़ ऑफ पंक्चुएशन कीप्स रीडर्स फ्रॉम लूजिंग ट्रैक ऑफ योर मीनिंग। द प्रॉपर यूज़ ऑफ पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का इस्तेमाल कीप्स रीडर्स फ्रॉम लूजिंग ट्रैक ऑफ योर मीनिंग, आपके ट्रैक पर रखता है रीडर को, वो मतलब को समझता है, उस मतलब को जो कि आप कन्वे करना चाहते हैं। तो इस पैराग्राफ का खुलासा ये है कि अगर हम लोग अपनी तहरीरों में पंक्चुएशन मार्क्स का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी तहरीर मुबहम और गैर वाज़े हो जाती है और पढ़ने वाले को इसकी समझ नहीं आती। तो इस अहमियत को देखते हुए आइए अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला पंक्चुएशन मार्क्स में से पहला मार्क है पीरियड्स, जिसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर फोकस बिल्कुल क्लियर है और उम्मीद है कि आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। पीरियड्स, यूज़ ऑफ अ पीरियड्स टू एंड आ सिंपल सेंटेंस। फुल स्टॉप का पहला इस्तेमाल किया है कि ये सिंपल सेंटेंस के आखिर पे इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, सलीम इज़ अ गुड स्टूडेंट। यूज़ अ पीरियड वेयर सर्टेन एब्रिविएशंस, एग्जाम्पल डॉक्टर, मिस्टर एंड मिसेस। ये था जी यूज़ आ पीरियड विद सर्टेन एब्रिविएशंस। इसमें ई नहीं है, ये गलती से लिखा गया है। तो ये दो इस्तेमालात हैं जी फुल स्टॉप के। एक तो ये है कि ये सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस के आखिर पे, सादा फिक्रात के आखिर पे इस्तेमाल होता है। इसका दूसरा इस्तेमाल ये है कि ये कुछ एब्रिविएशंस के बाद इस्तेमाल होता है, जैसे डॉक्टर, मिस्टर एंड मिसेस। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अच्छा जी, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे सेकंड पंक्चुएशन मार्क है क्वेश्चन मार्क। इसका सिर्फ एक इस्तेमाल होता है, यूज़ क्वेश्चन मार्क आफ्टर एनी डायरेक्ट क्वेश्चन दैट डिमांड्स एन आंसर। यानी कोई भी ऐसा सवाल जिसकी डिमांड हो के जवाब पेश किया जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। बहुत आसान लफ्ज़ों में किसी भी सवालिया फ़िक्रे के आखिर पे सवालिया निशान लगता है। इसकी एग्ज़ाम्पल है जी व्हाट इज़ योर नेम, बहुत सादा सी एग्ज़ाम्पल। तीसरे नंबर पर है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जैसे उल्टा आई होता है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम मैट्रिकुलेशन लेवल पर अपनी
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में कर चुके हैं। यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर हाईली इमोशनल लैंग्वेज, जिन फ़िक्रात में हाईली इमोशनल जज्बाती अंदाज़ इस्तेमाल होता है वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल होता है। वो इमोशनल लैंग्वेज किस तरह की है वो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। हमने मैट्रिकुलेशन लेवल पर जब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की थी तो उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हुआ करते थे, जिसमें आमतौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल होते थे अलास, हुर्रा और आहा। उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा करते थे। इसकी एग्जांपल ही सेड, उसने कहा अलास माय पेट डॉग हैज़ डाइड, के अफसोस मेरा पालतू कुत्ता मर गया। तो ये फ़िक्रा उन्हीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में से एक है, उसी फैमिली का हिस्सा है। अलास के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं। अब इसको भी मैं उर्दू में बड़े सादा अल्फाज में बयान कर दूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में नहीं, ये यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर हाईली इमोशनल लैंग्वेज। जब किसी फ़िक्रे में किसी अचानक जज्बे का इजहार हो, जैसे इंतहाई खुशी, गम, हैरानगी, तो ऐसे फ़िक्रात में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया करते हैं। नेक्स्ट है जी कॉमा का इस्तेमाल। कॉमा एक तवील टॉपिक है, कॉमा के बहुत से इस्तेमालात हैं। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस आज आपके सामने पेश करते हैं। ओके, फोकस यहाँ पर क्लियर है, बात को शुरू करते हैं। कॉमा इज़ यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स, नाउन्स इन अ सेंटेंस। अगर किसी फ़िक्रे में बहुत से नाउन्स इस्तेमाल हो रहे हों तो उन्हें अलहदा रखने के लिए हम कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही इज़ ऑनेस्ट, पंक्चुअल, ओबीडियंट, हार्ड वर्किंग एंड एन एक्सपीरियंस्ड वर्कर। ये नाउन्स हैं जी सारे, पंक्चुअल, ओबीडियंट, हार्ड वर्किंग। इनको अलहदा अलहदा रखने के लिए हमने कॉमा का इस्तेमाल किया। अगर कॉमा का इस्तेमाल ना किया जाए तो ये मेन स्ट्रक्चर में, सेंटेंस के मेन स्ट्रक्चर में शामिल होके उसे कंफ्यूज कर देते हैं। कॉमा का दूसरा इस्तेमाल है, कॉमा सेपरेट्स इंट्रोडक्टरी येस नो फ्रॉम द मेन सेंटेंस। बाज़ फ़िक्रात में, डायरेक्ट नरेशन में, यानी बोले जाने वाले फ़िक्रात में हम लोग येस और नो का इस्तेमाल करते हैं। तहरीर में इस येस नो, इन्हें इंट्रोडक्टरी वर्ड्स कहते हैं। इन इंट्रोडक्टरी वर्ड्स को यानी येस नो को मेन सेंटेंस से अलहदा रखने के लिए, कन्फ्यूजन से बचने के लिए इनके फ़ौरन बाद कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, ये इसकी एग्जांपल है। जैसे कि लिखा गया येस आई बिलीव इन योर स्टोरी। जी हाँ, मैं आपकी कहानी पर यकीन रखता हूँ। येस के बाद कॉमा है। नो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, नहीं ये मुश्किल काम नहीं है। नो के बाद कॉमा लगा हुआ है। कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट ट्रांजिशनल इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। अब इसके बाद कुछ और इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं जिनको ट्रांजिशनल इंट्रोडक्टरी वर्ड्स कहा गया है। इन इंट्रोडक्टरी वर्ड्स को भी मेन सेंटेंस से अलहदा रखने के लिए हम इनके फ़ौरन बाद कॉमा लगाते हैं ताकि ये सेंटेंस के मेन स्ट्रक्चर में मिक्स होकर डिस्टर्बेंस ना करें। अब वो ट्रांजिशनल इंट्रोडक्टरी वर्ड्स कौन से हैं? वो है जी हाउएवर, नेवर, नेवरथलेस, देयरफॉर एटसेट्रा। ये और भी हैं, आपकी आसानी के लिए चंद एक लिख दिए गए हैं फ्रॉम द मेन सेंटेंस। इसकी एग्जांपल, हाउएवर ही डिड हिज बेस्ट। हाँ, अलबत्ता उसने अपनी हर मुमकिन कोशिश की। नेवरथलेस के बावजूद ही डिड नॉट लूज होप, उसने हिम्मत ना हारी। इसके बाद कॉमा का एक और इस्तेमाल, कॉमा इज यूज्ड टू सेट ऑफ डेट एंड एड्रेस। जहाँ कहीं हम एड्रेस लिखते हैं, जहाँ कहीं हम डेट्स लिखते हैं तहरीर में, तो उसके बाद कॉमास का इस्तेमाल होता है। इसका समझना बड़ा आसान है क्योंकि हम
स्कूल लेवल पे जो लेटर एप्लीकेशन लिखा करते थे उसमें एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC के बाद कॉमास का इस्तेमाल होता था और ये उसी तरफ इशारा है। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। जी इसकी एग्जांपल पे गौर कीजिएगा। जून 21, 2020 हम जब लेटर या एप्लीकेशन लिखा करते थे वहाँ डेट्स इस्तेमाल हुआ करती थी, लास्ट पे फुल स्टॉप आएगा। जून 21 के बाद कॉमा है। इसी तरह से इसकी दूसरी मिसाल एड्रेस की 27 उस्मान स्ट्रीट, कॉमा लगाया गया। इकबाल टाउन लाहौर, 27 इकबाल स्ट्रीट उस्मान स्ट्रीट इकबाल टाउन लाहौर। कॉमा का अगला इस्तेमाल, कॉमा इज़ यूज्ड आफ्टर सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग फ्रेज इन पर्सनल लेटर्स। ये भी हम लेटर एप्लीकेशन की तरफ इशारा दे रहे हैं। जब हम लेटर्स एंड एप्लीकेशंस लिखा करते थे मैट्रिकुलेशन लेवल पर, 8th 7th क्लास के लेवल पर, तो वहाँ हम लिखा करते थे जैसा कि डियर अली, डियर सर, डियर मैडम, और लास्ट पे योर्स अफेक्शनेटली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ट्रूली वगैरह। इनके बाद कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉमा का ये इस्तेमाल बहुत आसान है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके समझने में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम स्कूल लेवल से कॉमास का ये इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं और मैंने बहुत कोशिश की है कि बड़े सादा आसान अल्फाज में आपको समझाऊं। कॉमा का अगला इस्तेमाल, कॉमा सेपरेट्स रिपोर्टिंग स्पीच फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि हमने मैट्रिकुलेशन लेवल पर जब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ी थी तो वहाँ इस तरह का फ़िक्रा हमारे सामने हुआ करता था। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। ही सेड टू मी ये फ़िक्रे का एक हिस्सा है। रिपोर्टिंग स्पीच, आई एम अ टीचर, ये दूसरा हिस्सा, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच के साथ इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगते, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है और इन दोनों स्पीचेस को अलहदा रखने के लिए दरमियान में हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। कॉमा का ये इस्तेमाल भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं, हम मैट्रिकुलेशन लेवल से करते चले आए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कॉमास के चंद एक इस्तेमालात थे जो कि आपको सिखाए गए। उसके बाद सेमी कॉलन का जिक्र आता है। सेमी कॉलन इज़ यूज्ड बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। सेमी कॉलन की ये अलामत है, कॉमा और उसके ऊपर एक फुल स्टॉप है। कहा गया कि एक फ़िक्रे में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अलहदा रखने के लिए सेमी कॉलन इस्तेमाल होता है। अब पहले ये है कि हमें क्लॉज समझना होगी। क्लॉज क्या है? क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज़ अ सेंटेंस इन इट सेल्फ। क्लॉज एक ऐसा टुकड़ा है फ़िक्रे का कि जो अपनी ज़ात में एक सेंटेंस होता है। मैं इसकी बहुत गहराई में तफसील में नहीं जा रहा, क्योंकि इस पंक्चुएशन मार्क्स के समझाने के बाद इसी लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करना है, जिसमें फ्रेज़, क्लॉज सब कुछ आएगा। यहीं से हमारी बात शुरू होनी है, फ्रेज़ और क्लॉज से ही हमारी बात शुरू होनी है। तो एग्ज़ाम्पल इसकी देखते हैं। टू इर इज़ ह्यूमन, ये एक हिस्सा है सेंटेंस का। टू फॉरगिव डिवाइन, टू इर इज़ ह्यूमन, इसके बाद सेमीकॉलन लगा, टू फॉरगिव डिवाइन और फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को ख़त्म किया गया। ये सेमीकॉलन का इस्तेमाल है। उसके बाद कॉलन साइन है, ऊपर नीचे दो फुल स्टॉप। कॉलन इज़ यूज्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ क्लॉज दैट एक्सप्लेन्स द मेन क्लॉज। ओके, फिर से क्लॉज का जिक्र हुआ। बाज़-औक़ात एक फ़िक्रा इस तरह से लिखा जाता है, डिज़ाइन किया जाता है कि फ़िक्रे के नेक्स्ट पार्ट में, अगले हिस्से में, आने वाले हिस्से में किसी बात की वजाहत दी जाती है। इस तरह के फ़िक्रात को जब सेट किया जाता है तो कॉलन साइन का इस्तेमाल होता है। अब जैसे मैंने कहा कि कॉलन इज़ यूज्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ क्लॉज दैट एक्सप्लेन्स द मेन क्लॉज। तो आइए इस एग्ज़ाम्पल को पढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि मेन क्लॉज कौन सी है और इंट्रोडक्शन देने वाली क्लॉज कौन सी है। सक्सेस नीड्स थ्री थिंग्स, कामयाबी के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। ये है जी मेन क्लॉज। अब दूसरे नंबर पे वो थ्री थिंग्स कौन सी है उसकी वजाहत चाहिए, हमने सेमीकॉलन का इस्तेमाल किया। प्लानिंग
हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब मुस्तकिल मिजाजी, मुस्तकिल मिजाज होना, ये कॉलन का इस्तेमाल है। कॉलन का दूसरा इस्तेमाल, कॉलन इज़ यूज्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग आर डायरेक्ट कोटेशन। बाज़ को जब हम किसी शख्स की कोटेशन को बयान करते हैं, किसी बुज़ुर्ग के कॉल को, तो उस कोटेशन से पहले भी हम इसी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल, ही साइटेड लाइन्स फ्रॉम चौसर, उसने जेफरी चौसर की लाइन्स का हवाला दिया। साइट मतलब होता है हवाला देना। चौसर इंग्लिश शायरी में एक शायर हुआ करता था। इफ़ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू, जेफरी चौसर ने अपनी किसी नज़म में लिखा था कि इफ़ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू, और इस शख्स ने जिसे ही कहा गया, इस ही ने चौसर की इस नज़म को कोट किया था। ये कोटेशन है, लिहाजा इससे पहले कॉलन साइन लगेगा। कॉलन का तीसरा इस्तेमाल, कॉलन इज़ यूज्ड बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स रिप्रेजेंटिंग क्लॉक टाइम। जब हम क्लॉक टाइम, घड़ी के वक्त की बात करते हैं लिखने में, तहरीर में, तो ये एग्ज़ाम्पल हमारे सामने आती है। इट वाज 9:35 AM, 9 और 35 के दरमियान कॉलन साइन है। और आपको याद होगा कि बचपन में हम लोग जो डिजिटल वॉचेज़ इस्तेमाल किया करते थे, उसमें भी टाइम इस फॉर्मेट में हुआ करता था, और इस फॉर्मेट में कॉलन साइन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है जी कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स जिसको हम इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। अभी हमने डायरेक्ट नरेशन का जिक्र किया था, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का जिक्र किया था। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में ये इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल हुआ करते हैं। मैट्रिकुलेशन लेवल को एक बार फिर से याद करना पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू इनक्लोज ऑल द डायरेक्ट स्पीच और कोटेशंस। किसी भी शख्स की कोटेशन को, किसी के कॉल को, डायरेक्ट स्पीच को, किसी शख्स की कही हुई बात को उसी के लफ्ज़ों में एज इट इज़ बयान करने के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करना पड़ता है तहरीर में। इसकी एग्जांपल देखिएगा, अहमद सेड टू अली, अहमद ने अली से कहा इट इज़ अ फाइन डे, इट इज़ अ फाइन डे, आज दिन बहुत अच्छा है। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो कोट्स हैं, ये जो स्पीच है डायरेक्ट स्पीच, इससे पहले और इसके आखिर में इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। इसको इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं, इसको कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। इसका दूसरा इस्तेमाल, इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू इनक्लोज टाइटल और लिटरेरी वर्क, टाइटल ऑफ लिटरेरी वर्क और एनी अदर टाइप ऑफ वर्क सच एज नेम ऑफ अ पोइम और अ नॉवेल एट्सेट्रा। अगर आप अपनी तहरीर में किसी नज़म का, किसी नॉवेल, ड्रामा का नाम ज़ाहिर करना चाहते हैं अपने सेंटेंस के अंदर, इसी तरह से किसी और फील्ड से मुतल्लिक किसी मशीन का नाम, किसी गाड़ी का नाम, किसी इलाके का, जगह, मकाम का नाम आप अपने सेंटेंस में लाते हैं और उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके गिर्द इन्वर्टेड कॉमास लगाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल, ही रेड अलाउड, अलाउड मतलब बुलंद आवाज़ में पढ़ना, ही रेड अलाउड द पोइम द रेन, नज़म द रेन, ये एक नाम है। इस सेंटेंस के अंदर इसको चूँकि नुमाया करना था, तो हमने इसके गिर्द इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया। नंबर 8 है जी माज़रत, मैं ज़रा फोकस सेट करना भूल गया था, लिहाजा कोटेशन मार्क के दूसरे इस्तेमाल को मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था तो स्क्रीन पे ये कोटेशन मार्क्स और इसकी एग्जांपल आपके सामने नहीं थी। सेकंड वाला, इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू इनक्लोज टाइटल्स और टाइटल्स ऑफ लिटरेरी वर्क और एनी अदर टाइटल्स ऑफ और एनी अदर टाइप ऑफ वर्क। यानी कोई नाम जब बयान करना हो तो सेंटेंस में, तहरीर में उसके गिर्द इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, जैसे कि ही रेड अलाउड द पोइम द रेन। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफ।
अपोस्ट्रोफ जो कि उल्टी पेश की तरह से एक सिंगल कॉमा की तरह से होता है। एन अपोस्ट्रोफ इज़ यूज्ड टू डिनोट द पोजेसिव केस ऑफ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, एन अपोस्ट्रोफ इज़ यूज्ड टू डिनोट द पोजेसिव केस ऑफ अ सिंगुलर नाउन। जब हम किसी शख्स, इसको मैं बड़ी आसान उर्दू में बता दूं कि जब हम किसी शख्स की मलकियत को जाहिर करते हैं, पोजेसिव केस ऑफ अ सिंगुलर नाउन की बात करता हूं आसान उर्दू में। जब हम किसी शख्स की मलकियत को जाहिर करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसका वो मालिक है उसकी मलकियत में है, तो ऐसी सूरत में हम अपोस्ट्रोफ इस्तेमाल करते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल है जी अहमद्स बुक विमेंस मैगज़ीन। अहमद एक नाम है, एक इंसान है, इसकी पोजेशन, इसकी मलकियत क्या है? बुक, किताब। लिहाजा अहमद्स बुक विमेंस मैगज़ीन, ख़वातीन का रिसाला। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रहे, मैंने नोट लिखा है, द प्लूरल नाउन्स विच एंड इन एस और जी शुड ओनली टेक कॉमा एट द एंड। कुछ नाउन्स, स्पेशली प्लूरल नाउन्स जो कि एस पर आकर ख़त्म होते हैं या उनकी लास्ट साउंड जी, ये जेड साउंड बनती है, तो वहाँ पर हम अपोस्ट्रोफ कॉमा लगा के, बाकायदा एस नहीं लगाते, सिर्फ ये कॉमा वाली अलामत आती है। इसकी एग्जांपल फॉक्सिस टेल्स। फॉक्स लूमबर्ड एक जानवर, उसकी प्लूरल फॉक्सिस टेल। अब चूँकि इसके आखिर में एस मौजूद है, एस साउंड है, तो इसके बाद हम सिर्फ कॉमा लगाएंगे, मुकम्मल अपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे। इसका दूसरा इस्तेमाल, apostrophe is used in place of the missing letter of a contraction। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? ये शॉर्ट वर्ड्स जिसमें अपोस्ट्रोफ लगाकर लफ्ज़ को बनाया जाता है। ये आमतौर पर नॉवेल्स में, अफसानों में, शॉर्ट स्टोरीज में मिलता है। अब कॉन्ट्रैक्शन में अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। एक मुकम्मल लफ्ज़ होल वर्ड है वी विल, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया गया कैसे? वी विल, ठीक है। होल वर्ड डू नॉट, डोंट। होल वर्ड दे आर, कॉन्ट्रैक्शन क्या है? दे आर। तो इस तरह से अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ओके, डू नॉट, डोंट, दे आर। हाइफन इज़ यूज टू जॉइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन यानी मुरक्कब। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 3 हिस्से होते हैं, ऐसे कंपाउंड नाउन्स के दरमियान हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एग्जांपल एक्स रेस, एक्स प्रेसिडेंट। यहाँ पर लफ्ज़ एक्स मतलब है गुज़िश्ता, साबका, जो गुज़र चुका। एक्स रेस, एक्स प्रेसिडेंट। इस तरह से कायद आज़म, ये कंपाउंड नाउन है, इसके 3 हिस्से हैं, कायद आज़म। इस तरह के नाउन्स में हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हाइफन के बाद डैश हमारा आखिरी स्टॉप है इस पंक्चुएशन मार्क्स में। डैश इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एन एब्रप्ट suspension of the sense, और dash is used to indicate a sudden change in the construction of sentence। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक सेंटेंस हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं, इसके लिखने को कंस्ट्रक्शन कहा गया है, यानी सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसकी कंस्ट्रक्शन में अचानक से तब्दीली आ जाती है। इस अचानक तब्दीली को जाहिर करने के लिए हम डैश लगाते हैं। इस बात को पहले इस तरह से लिखा गया था कि डैश इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एन एब्रप्ट सस्पेंशन ऑफ द सेंस।
सस्पेंशन ऑफ सेंस का क्या मतलब है कि एक फ़िक्रे में एक बात समझाने की कोशिश की जा रही थी, एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही थी, अचानक से उस सिचुएशन को रोक कर एक मुख्तलिफ बात कह दी गई। ये जो अचानक वाली तब्दीली है, इसको ज़ाहिर करने के लिए हम डैश लगाते हैं। इसकी एग्जांपल देखिएगा, व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसको देखा, बात हो रही है उसको देखने की, इसको यहाँ पर स्टॉप किया गया, डैश लगाई गई और लिखा गया एंड व्हाट अ ब्यूटी शी वाज, और वह वो कितनी खूबसूरत थी। अब ये जो दरमियान वाले अल्फाज हैं एंड व्हाट अ ब्यूटी शी वाज, ये क्या है? ये सस्पेंशन ऑफ सेंस है। ये क्या है? ये चेंज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस है। इस चेंज को जाहिर करने के लिए हम डैश लगाते हैं। आई फेल इन लव विद हर, तो असल फिक्र क्या था? व्हेन आई सॉ हर आई फेल इन लव विद हर। दरमियान वाला जो टुकड़ा था वो चेंज इन कंस्ट्रक्शन था, वो सस्पेंशन ऑफ सेंस था। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के फर्स्ट हाफ में हमने पंक्चुएशन मार्क्स को पढ़ा है। आसान उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपकी आसानी के लिए। ये लेक्चर भी ख़त्म नहीं हुआ, अब इसके बाद हम यूज़ ऑफ ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। सिर्फ मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं बोर्ड पे आपके लिए नेक्स्ट पेजेस सेट कर दूँ। जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम हाजिर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरी एक डायरी है। इसमें मैंने ग्रामर के नोट्स बना रखे हैं। बड़ी मेहनत से इसको कलेक्ट किया मैंने, कुछ इंटरनेट का इस्तेमाल किया, कुछ 4-5 मुख्तलिफ ग्रामर्स अपने सामने रखी और इन्हें पढ़कर स्टडी करके ये निचोड़ है, बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। कोशिश करें कि आप इसको तवज्जो से समझें। और ये मैंने स्टूडेंट्स को अपने जहन में रखकर डिज़ाइन किया है, आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया ताकि मेरे स्टूडेंट्स समझ सकें। ये मेरा काम, ये मेरी मेहनत आप लोगों के लिए है। ग्रामर में हम फ्रेज़ का जिक्र करते हैं। फ्रेज़ क्या है? फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का एक ग्रोह है विच कन्वेज एन इनकम्प्लीट सेंस। इट हैज़ नाइदर अ सब्जेक्ट नॉर एन ऑब्जेक्ट। तो कहा गया कि इस फ्रेज़ क्या है? फ्रेज़ लफ्ज़ों का एक ऐसा मजमुआ है कि जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही ऑब्जेक्ट होता है, और ये अधूरी बात बयान करता है। और इसकी एग्जांपल अ गुड गर्ल, अ टॉल मैन। और गौर कीजिए कि इसके लास्ट में मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज़ है। इस तरह से नेक्स्ट है जी नाउन फ्रेज़। तो नाउन फ्रेज़ किसी फ़िक्रे के अंदर एक ऐसा टुकड़ा है जो कि नाउन को एक्सप्लेन करता है, नाउन को हाईलाइट करता है। नाउन फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फंक्शंस एज अ नाउन।
नाउन फ्रेज लफ्ज़ों का एक ऐसा ग्रोह है जो कि नाउन के तौर पर काम करता है। शी ड्राइव्स एन ओल्ड कार, शी सॉल्व्स द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये नाउन फ्रेज की एग्जांपल है। इसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा, इसके नोट्स जब आपको सेंड किए जाएंगे इसको काइंडली आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ये चूँकि फ्रेज़ के फर्दर पार्ट्स हैं, स्मॉलर पार्ट्स हैं, इसे आप ख़ुद से स्टडी करेंगे, ये आपका काम होगा। क्योंकि अगर मैं इनको पढ़ाने लग गया तो 4 से 6 लेक्चर तो सिर्फ ग्रामर को चाहिए। ये बड़ा लंबा काम है, ये एक समंदर की मानंद है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फ्रेज के बाद क्लॉज की बारी आती है। क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो क्लॉज क्या है? क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये लफ्ज़ों का एक ग्रोह है दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें सब्जेक्ट होता है, इसमें वर्ब होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता। पीछे हमने क्या पढ़ा था? इट हैज़ नाइदर अ सब्जेक्ट नॉर एन ऑब्जेक्ट। सॉरी, फ्रेज में हमने पढ़ा था कि इट हैज़ नाइदर अ सब्जेक्ट नॉर एन ऑब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बगैर फ्रेज है। जबकि क्लॉज क्या है? इट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसकी एग्जांपल, सबा वॉश्ड क्लॉथ्स, दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस की 2 अक़साम होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इसका जिक्र अभी हमने पढ़ा है जब हमने सेमी कॉलन का जिक्र पढ़ा था कि सेमी कॉलन क्लॉजेस को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। इट एक्सप्रेसेस कंप्लीट आइडिया एंड कैन बी कंसिडर्ड अ सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज मुकम्मल फ़िक्रा बयान करती है और इसको अपनी ज़ात में एक मुकम्मल सेंटेंस समझा जाता है। पूरा पैगाम होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज में। इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। हाँ, अलबत्ता इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है जी? सबा वॉश्ड क्लॉथ्स, दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। इट हैज़, उसके बाद है डिपेंडेंट क्लॉज। इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। इट डज नॉट कन्वे कंप्लीट सेंस, ये भी पूरा मतलब नहीं देती। सो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ कंप्लीट सेंटेंस, लिहाजा इसको एक मुकम्मल सेंटेंस नहीं समझा जा सकता। यानी जो डिपेंडेंट क्लास है, नाम से ही वाज़े हो जाता है, डिपेंडेंट इन्हिसार करने वाली। डिपेंडेंट क्लॉज का इन्हिसार इंडिपेंडेंट क्लॉज पर होता है। ये अपने मतलब को वाज़े करने के लिए डिपेंडेंट क्लॉज पर इन्हिसार करती है। एक एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच, जब मैं वहाँ पहुँचा, ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। दे वर प्लेइंग व्हेन आई रीच्ड। ओके, उम्मीद है कि इस बात की बड़ी अच्छी समझ आ गई होगी। इसके बाद इसके भी फर्दर पार्ट्स हैं। नाउन क्लॉज है, इसे मैं आपके लिए नहीं पढ़ रहा। अच्छा जी, नाउन क्लॉज। इसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज वगैरह, ये हम तफसील से नहीं पढ़ रहे। हम वर्ब की तरफ आते हैं। वर्ब टेल्स द स्टेट और एक्शन ऑफ अ पर्सन। वर्ब क्या है? ये एक शख्स की हालत को जाहिर करता है, स्टेट को, एक्शन को, उसके काम को, अमल को जाहिर करता है। वर्ब एक्सप्रेसेस द स्टेट और एक्शन ऑफ अ पर्सन। एग्जाम्पल, वी वर्क, हम काम करते हैं। शी सिंग्स, वो गाती है। दे स्लीप, दे चीट, ये क्या है? ये सब वर्ब हैं। अब वर्ब 2 तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं वर्ब को बड़ी तफसील से बयान करूंगा, क्योंकि वर्ब बड़ा अहम है और पेपर में वर्ब से मुतल्लिक सवाल ज़रूर आता है। और मुझे याद है कि जब मैं कहीं इंटरव्यू के लिए जाया करता हूँ एज अ प्रोफेसर किसी तालीमी इदारे में, तो वहाँ जब ग्रामर से रिलेटेड सवालात होते हैं तो इंटरव्यू करने वाला वर्ब को ज़रूर टच करता है। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब
Transitive verb is followed by an object. A verb is transitive when the action is transferred from the subject to the object. ये transitive verb की दो definitions हैं, मैं दोनों को बारी बारी समझा देता हूँ। एक मरतबा कहा गया ट्रांजिटिव वर्ब इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर ये बात समझ ना आए तो अ वर्ब इज़ ट्रांजिटिव, एक वर्ब ट्रांजिटिव होता है व्हेन द एक्शन इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, जब एक्शन अमल सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है? ही किल्ड द रैट। अब इस पर गौर कीजिए, ही किल्ड उसने मार डाला, किल क्या है? ये वर्ब है। ये ट्रांजिटिव कब बना? जब इसके साथ ऑब्जेक्ट लग गया, रैट ऑब्जेक्ट है, ही किल्ड उसने मार डाला। भाई किसको मारा? रैट। रैट क्या है? ऑब्जेक्ट है जिस पर अमल हुआ, काम हुआ, इसको कत्ल करने का काम हुआ। तो जब हमारा वर्ब ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है एक्शन को, ही का एक्शन, ही का अमल क्या था? मार डालने का, किल्ड। ये एक्शन, ये अमल किसकी तरफ ट्रांसफ़र हुआ? रैट पर। तो वर्ब ने जब ये एक्शन ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया तो ट्रांसफ़र से लफ्ज़ बना ट्रांजिटिव वर्ब। शी ईट्स, वो खाती है, उसका अमल है खाने का। भाई क्या खाती है? एप्पल्स। तो ये अमल जब ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया गया तो वर्ब की हैसियत क्या बन गई? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। उम्मीद है कि इसकी बड़ी अच्छी समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक को जारी रखेंगे, वर्ब और बाकी चीज़ें आपको तफसील से समझाएंगे। अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।